नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है इसके पहले फिजिक्स क्लास 12th का जो भी वीडियो दिया उसमें आप लोगों के एग्जाम के अनुसार हमने बताया कि एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपका क्लासेस चल रही हैं और जो सिलेबस आपका कंसेशन करके कट करके नया सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए चैनल पे। जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि विद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग जो है सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके एग्जाम में आए। इसके पहले आपने देखा कि हम लोग जो है क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज के बारे में बात कर ली थी। चार्ज के बाद हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में बात की थी, जिसका लिंक आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा और इनिशियली स्टार्टिंग से आप पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आज हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला कूलाम लॉ, जिसे हम लोग कूलाम का नियम भी कहते हैं। दरअसल हम लोगों ने जो चार्ज पढ़ा उसी चार्ज के ऊपर आधारित यह क्या है, कूलाम का नियम है। इट इज बेस्ड ऑन द चार्ज। तो हम लोग बात करेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे टिक कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए हम लोग बात करते हैं कूलाम लॉ का। तो सबसे पहले इसका नाम कूलाम क्यों रखा गया, या इसका नाम हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में जितने भी लॉ दिए जाते हैं तो जो भी वैज्ञानिक होते हैं, जो भी भौतिक विज्ञान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो लोग जिस किसी नाम को देते हैं तो उन्हीं के अनुसार क्या है वो नियम या वो लॉ बन जाता है। तो इसी तरीके से कूलाम लॉ की बात करेंगे तो बात है 1785 1785 की। कब की? 1785 में फ्रेंच के वैज्ञानिक थे। कहां के? फ्रेंच के वैज्ञानिक थे और उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। क्या नाम था? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम नाम था। और उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। किसके बीच एक्सपेरिमेंट किया, ये बात ध्यान देने वाली है। तो उन्होंने क्या है, पॉइंट चार्ज, किसके? पॉइंट चार्ज के बीच में एक्सपेरिमेंट किया और उन दोनों चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स की गणना की या एक इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला। उसी इलेक्ट्रिक फोर्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसी को हम लॉ बोलते हैं और उस इलेक्ट्रिक फोर्स को, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कूलाम ने डिस्क्राइब किया। इसलिए इस लॉ को क्या है, कूलाम लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे कि यह फोर्स होता क्या है, या सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉइंट चार्ज की। किसकी? पॉइंट चार्ज की। तो जब पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, जब हम कोई भी दो चार्ज लिए हुए हैं और वो दोनों चार्ज एक निश्चित डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे होते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि चार्ज को पॉइंट चार्ज कब कहेंगे, जब दोनों चार्ज को हम किसी एक निश्चित डिस्टेंस पे रखते हैं, लेकिन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दोनों चार्ज बहुत ही छोटे होते हैं, तो उन चार्ज को हम क्या है, पॉइंट चार्ज के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसी तरीके से ये हो गया आपका पॉइंट चार्ज। अब हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम की। किसकी? कूलाम के नियम की। तो देखिए इन्होंने किया क्या, यहां पास दो पॉइंट चार्ज ले लिया और जिसपे पहले का चार्ज Q1 और दूसरे का चार्ज क्या है, Q2 है। दोनों को एक डिस्टेंस R पर इन्होंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, रख दिया। दरअसल इनका जो कूलाम का लॉ था, यह जो है दोनों फोर्स, जो F की वैल्यू आती है, जो फोर्स हम डिफाइन करते हैं, वह अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ये जो लॉ है वह स्टेट होगा, कहां पास होगा, हम बात करेंगे कि यह जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ये यहां पे अप्लाई होता है। तो ये कहता क्या है, ये कूलाम नियम के दो स्टेटमेंट आपको यहां देखने को मिलेंगे। कितने? दो स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट को अगर हम कहें कि यह जो चार्ज है Q1 और Q2 हमने रखा है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स F अप्लाई होगा वह क्या होगा, यह इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी हम लोग कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। क्या लिखेंगे यहां पास देखिए,
डायरेक्टली proportional to the product of magnitude of 2 point charge। तो पहली बात इन्होंने बताई कि दोनों पॉइंट चार्ज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स उसके क्या हो जाता है, डायरेक्टली मल्टीपल हो जाता है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि इन दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, यानी जो फोर्स है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि ये दोनों जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं यह दोनों फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा। पहली बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब देखिए अगर हम लोग बात करें इसी से तो क्या लिखेंगे, इफ द चार्ज ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 इसके क्या हैं, चार्ज हैं, और ये दोनों आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे क्या है, रखे गए हैं। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, पहले लॉ से f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज Q1 एंड Q2। ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे से आप देखेंगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, यह हो जाएगा क्या, दूसरा लॉ हो जाएगा। अगर हम लोग इसको कंबाइंड करें तो देखिए क्या बनता है। यहां पास आप ध्यान देंगे कि कूलाम लॉ को डिफाइन करने के लिए दो लॉ बताए गए हैं, और उन दोनों लॉ में क्या है, दो इक्वेशन निकल करके आती है। अगर हम इन्हें कंबाइंड करते हैं तो देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखिए f इसके डायरेक्टली इसके इनवर्सली, तो f हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, और कहते हैं कि यही फोर्स का रिलेशन है जो क्या करता है, कूलाम लॉ को डिफाइन करता है। अगर हम लोग इस चिन्ह को हटाएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो एक कांस्टेंट आता है k, तो फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। यहां पास जो k है वह क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से हम क्या है, उसे जानते हैं। बात यहां जो आपको नोट करके लिखनी है, क्या क्या लिखनी है, जो k है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, वह हमेशा डिपेंड करेगा नेचर पे। किसके नेचर पे, दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज कहां रखे हैं, किस मीडियम पे रखे हुए हैं, वहां पास ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और हम लोग इसके फोर्स Q1 Q2 और R को किसमें गणना करते हैं, किस यूनिट में, वहां पास भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आप इसे नोट डाउन करेंगे, हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपने नोट डाउन कर लिया है, लेकिन कूलाम लॉ का जो पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, दरअसल इसमें हमें कुछ और चीजों की बात करनी होती है। हमने यहाँ बात की कि के जो है वह क्या है, एक प्रकार का इनवर्सली कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये जो डिपेंड करता है यह दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है, यानी वो मीडियम कैसा होगा। चलिए हम बात करते हैं कि अगर दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज फ्री स्पेस में रखे हों या क्या होता है। देखिए व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, हमने बताया कि जब दोनों चार्ज को फ्री स्पेस में रख दिया जाए और उसके साथ साथ इसकी गणना एंड इन SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में हम इसकी गणना करेंगे, तब K की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी, या जो फॉर्मूला होगा जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम लोग लगभग याद करते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सर इतनी ही होती है,
तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए रखते हैं जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। अगर आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे आएंगे तो ओरिजिनल वैल्यू जो होती है 8.987 इंटू 10 की पावर 9 होती है। तो इसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लगभग 10 की पावर 9 के इक्वल में रख लेते हैं। अब बात यहाँ पे देखिए, एक्स्ट्रा चीज आ जा रहा है जिसे हम एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं। इस एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? इस एप्सिलॉन को फिजिक्स में परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है। परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी। अब न्यूमेरिकल रखेंगे तो इसकी क्या वैल्यू होगी, या फिर हम इसे किस तरीके से रखेंगे? तो जब हमने इसकी पूरे की वैल्यू ही मान लिया तो अब हमें एप्सिलॉन नॉट की अलग से वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जो हमारा कूलाम लॉ बन जाता है, तो बाई कूलाम लॉ फोर्स एफ की वैल्यू क्या निकलेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह जो है आपका क्या है? फाइनली कूलाम लॉ फोर्स है। एक चीज हमें ध्यान देना है कि कूलाम लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज के बीच में ही कार्य करेगा। तो एकदम से आपका जो कूलाम लॉ है वो क्लियर हो जाना चाहिए। आगे हम बात करने वाले हैं तुरंत कूलाम लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो हम लोग देखिए बात करेंगे कूलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दरअसल कूलाम लॉ वहीं पास कंप्लीट हो जाता है और हमारा आंसर भी वहीं पास कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम लोगों को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अन्य सभी से अलग करना है तो उस आंसर के साथ अगर हम वेक्टर फॉर्म को भी जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसमें हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए बात करेंगे जब हम वेक्टर फॉर्म की, तो इसके लिए देखिए क्या होता है, इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को। इसे 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को कंसीडर करेंगे और ये हो जाएगा आपका Q1 और ये हो जाएगा Q2। हमने कहा पॉजिटिव तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? प्लस Q2 हो जाएगा। दोनों के बीच में हमने क्या कहा? R डिस्टेंस पे ये दोनों है रखे गए हैं। हमने कहा कि ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। वी कंसीडर दैट 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस R। इन्हें हमने वैक्यूम में, निर्वात में R डिस्टेंस पे रखा है। अगर R डिस्टेंस पे रखा है तो आप बताइए कि इनमें क्या होगा। जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे? रिपल करेंगे। इसका मतलब ये फोर्स इधर F21 कार्य करेगा। F21 का मतलब दूसरे के ऊपर पहले के द्वारा कार्य लगाया गया। उसी तरीके से फोर्स अप्लाई होगा। उसी तरीके से ये इधर आपका होगा कितना? F12 हो जाएगा, यानी पहले के ऊपर दूसरे के द्वारा लगाया गया। वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो हम दोनों के पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। तो इधर से जो आपका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट होगा वह क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, R21 कैप, और इधर से जो बनेगा वह कितना हो जाएगा? R12 कैप हो जाएगा। ये बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। इसी के साथ हम यहां पास लिखेंगे क्या कि कंसीडर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस इन वैक्यूम विथ डिस्टेंस r। डिस्टेंस r पे हमने रख दिया। तो देखिए अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे? यहां पास हम लोग अप्लाई कूलाम लॉ। कूलाम लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो फोर्स निकालेंगे, यानी F21 की वैल्यू निकालेंगे। F21 का मतलब है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। देखिए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो F12 वेक्टर के फॉर्म में है, इसलिए हमें इसके ऊपर क्या है? वेक्टर लगा के चलना पड़ेगा। चलिए फॉर्मूला क्या होता है अभी आप लोगों ने पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यह तो आपका सिंपल हो गया। लेकिन जब हम इसे वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो R के साथ पोजीशन वेक्टर R को भी रिप्रेजेंट करते हैं और यहां आपका R12 हो जाता है। जब बात करेंगे कि R12 आखिर है क्या, तो R12 आप लोग जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है वह उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड से क्या हो जाता है? डिवाइडेशन हो जाता है, यानी अपॉन में R हो जाता है। यही क्या है? R12 की वैल्यू है। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे तो F12 निकाल सकते हैं। F12 का मतलब है फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो यहां से जो फार्मूला बनेगा आप बताइए जल्दी से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2/r²। ये तो कॉमन है, ये आपको लिखना ही लिखना है। साथ ही साथ पोजीशन वेक्टर में चेंजेस आएगा, जहां r21 की वैल्यू हो जाएगी r21/r, और ये आपका बन जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहां से ये बात हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखा, इसका मतलब ये वेक्टर का क्या है, कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म है। अगर यहीं पास ये जो लाइक चार्ज हैं, यानी ये दोनों क्या हैं, लाइक चार्ज हैं, हम इन्हीं के जगह में अगर अनलाइक लिखे होते, क्या लिखे होते, अनलाइक, अगर अनलाइक चार्ज हम लोग यहां अप्लाई करते तो क्या होता, आप लोग बताइए। जब हम यहां से अनलाइक चार्ज रखते तो आप लोग जानते हैं कि अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते, और जब एक दूसरे के क्या हो जाते, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते, तो यहां से हम लोग कहते कि F12 इक्वल टू F21, यानी एक दूसरे के अपोजिट और माइनस साइन डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको टिक करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कभी एमसीक्यू में पूछता है कि कूलाम लॉ कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो हम लोग कहते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यही है। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने आज पढ़ा, तो कूलाम लॉ पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोगों को कैसे समझ में आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि फिजिक्स की ये कंटिन्यूटी क्लास अकॉर्डिंग टू बेस्ड एनसीईआरटी आपके सामने रिप्रेजेंट की जा रही है। धन्यवाद।